तो हमने सक्सेसफुली सर्कुलर मोशन तक अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। देखो, हमने तो सर्कुलर मोशन तक कंप्लीट कर ही लिया है और आज अपना स्टार्ट हो रही है न्यू चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर। देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, तो वैसे तो साइंस का प्रत्येक सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, और साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो उनका हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स में भी आपका प्रत्येक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि आपने इससे पहले पढ़ा होगा ना, जिसे आज पढ़ने जा रहे हैं आप, वर्क एनर्जी पावर, और इसके पहले जो भी चैप्टर है उसको आपने यदि अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आगे की चीज़ें भी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए चीज़ों को स्किप नहीं करना चाहिए। यदि आपको आगे की चीज़ें समझना है ना, तो पीछे वाला रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप पीछे से रिवाइज करते अवश्य चलते, पीछे से रिवाइज अवश्य करते चलिएगा, क्योंकि जिनका प्रीवियस चैप्टर का रिवाइज नहीं है ना, उनको आने वाले चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो मैं पूरी प्रयास करूँगा कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, और नहीं भी होगी, आपको दिक्कत नहीं भी होगी, लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रीवियस चैप्टर रिवाइज होना बहुत आवश्यक है। देखो, मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि फिजिक्स कोई हार्ड नहीं है। फिजिक्स कोई हार्ड नहीं है, बस मन में स्टूडेंट को बैठा हुआ है कि फिजिक्स इज हार्ड, फिजिक्स इज हार्ड। फिजिक्स हार्ड नहीं है, इसके प्रति हमने सोच को अपनी हार्ड बना लिया है। फिजिक्स हार्ड नहीं है, आप लेबर करते जाइए, आप परिश्रम करते जाइए, फिजिक्स आपकी मुट्ठी में होगी, फिजिक्स आपकी आंखों के सामने होगी। तुम फिजिक्स समझ जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुमको समझा देने के लिए गारंटी देता हूँ। बस तुमको इतना ही चाहिए कि तुम फिजिक्स समझ जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुमको फिजिक्स समझा देने के लिए गारंटी लेता हूँ। उसके लिए बस तुम बने रहो विद द इन्विजन फिजिक्स। आप इन्विजन फिजिक्स के साथ बने रहिए, आप फिजिक्स समझ जाने के लिए केवल तैयार हो जाइए, मैं आपको फिजिक्स समझा देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, समझा देने के लिए गारंटी रखता हूँ। ठीक है, तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि मेरा जो भी लेक्चर है ना, जो भी लेक्चर है, जितना भी वीडियो है, उसको आप फुल देखिए, क्योंकि मैं कभी कभी लेक्चर के शुरू में या बीच में या मोस्टली लास्ट में मैं क्या करता हूँ ना, आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करते रहता हूँ हमेशा। डेली तो नहीं, लेकिन अक्सर मोटिवेट करते रहता हूँ। तो आपने बीच में तक वीडियो देखा, उसके बाद चले गए, स्किप कर दिए, तो लास्ट वाला नहीं देख पाएंगे ना। तो मोटिवेट, लाइफ में मोटिवेट होना भी बहुत ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होता है, मोटिवेट ज़रूरी है। हनुमान जी के पास तो बहुत पावर थी ना, बहुत पावर थे उनके पास, लेकिन बिना मोटिवेशन को वो भी नहीं कुछ करते थे, उनको भी याद दिलाना पड़ता था आपके पास बहुत शक्ति है, तो उनको भी मोटिवेट करना पड़ता था। उसके बाद वो तो सब कुछ कर देते थे ना, उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। लेकिन जिनके पास इतनी पावर है, सोचो, उनको भी मोटिवेट करना पड़ता था, उनको भी उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती थी। शक्तियाँ याद दिलाना मतलब उनको मोटिवेट करना, सीधी सी बात है। इसलिए मोटिवेशन भी लाइफ में ज़रूरी है। आप खुद से भी, स्वयं को भी मोटिवेट कर सकते हो, आप अपने टीचर से भी मोटिवेट हो सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से भी मोटिवेट हो सकते हो, आप अपने अपने कोई भी आइडल पर्सन है उनसे मोटिवेट हो सकते हो। लेकिन मोटिवेशन भी ज़रूरी है, पॉजिटिव एनर्जी रखना अंदर ज़रूरी है। ठीक है ना। तो बताया ना आपको कि हनुमान जी को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती थी, उनको भी मोटिवेट करना पड़ता था, जो कि वो तो साक्षात भगवान है ना, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो क्या वो सब चीज़ें सीख होती है? ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को कुछ पता नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, सब कुछ उनको पता था, लेकिन उन लोगों का क्या होती है, एक सीख होती है, हमारे प्रति एक सीख देते हैं वो। जितनी भी शास्त्र में देखते हो ना, वो एक सीख है, एक शिक्षा देती है हमको। शास्त्र बस शिक्षा देती है हमको, वो ऑर्डर नहीं करती है तुम यही करो, वो शिक्षा देती है क्या सही है क्या गलत है, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो किसी से शिक्षा लेना मतलब ये नहीं किसी से तुलना करना। अब हमने आपको हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को
उतने उनके साथ अपनी तुलना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो साक्षात गॉड है, भगवान है, तो हम अपनी तुलना उनसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम उनसे सीख रहे हैं, हम उनसे शिक्षा ले रहे हैं। तो शिक्षा किसी से भी ली जा सकती है, वो चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई भगवान हो, कोई देवता हो, कोई भी हो, स्वयं नारायण क्यों नहीं हो, शिक्षा उनसे भी ले सकते हैं और उन्हीं से शिक्षा लिया जाता है। ठीक है ना, शिक्षा आप किसी से भी ले सकते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो या कोई भी महान पर्सन हो, आइंस्टीन हो, किसी से भी शिक्षा ले सकते हैं। किसी से शिक्षा लेने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी तुलना उनसे कर रहे हैं। ठीक है, तो मोटिवेट होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे लेक्चर पूरा देखो, क्योंकि अक्सर मैं कभी कभी शुरू में ही, कभी बीच में या मोस्टली लास्ट में आप लोगों को मोटिवेट करते रहता हूँ। डेली नहीं, लेकिन कभी कभी करते रहता हूँ। ठीक है ना, तो लेक्चर पूरा देखिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर रखिए। और आज अपना स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना न्यू चैप्टर, जिसका नाम है वर्क एनर्जी कर्व। इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एनर्जी, उसके बाद वर्क देखेंगे, उसके बाद पावर देखेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एनर्जी। तो बताइए आप, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी, आप कोई भी कार्य करते हो ना, आप कोई भी कार्य करते हो, आप कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा करके वहाँ ले जाते हो, आप अपने घर से कोचिंग जाते हो पढ़ने के लिए, स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, आप अपने घर से रूम से मेस जाते हो खाना खाने के लिए, आप मार्केट जाते हो, तो कुछ भी कार्य तो करते हो ना। तो वो एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता है। आपके अंदर कोई भी कार्य करने की कितनी क्षमता है, उस क्षमता को ही बोला जाता है एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी कार्य करने के लिए कितनी क्षमता है ना, उस क्षमता को ही उस व्यक्ति की एनर्जी बोला जाता है। तो एनर्जी समझ में आ गया क्या है, कार्य करने की क्षमता को बोला जाता है एनर्जी। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो पहले इनका डेफिनेशन लिखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी समझ में आ गया। कोई भी कार्य करने के लिए आपके अंदर कितनी क्षमता है, उस क्षमता को ही बोला जाता है एनर्जी। तो ठीक है, एनर्जी का डिफिनीशन हो गया। बात करें एनर्जी की एसआई यूनिट के। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। क्या होता है, जूल। और इनकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। तो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ध्यान देना, स्मॉल जे रहेगा, जूल। इनकी एसआई यूनिट क्या होते हैं एनर्जी की, जूल। एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज अर्ग। इनका सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो अर्ग होती है। ठीक है, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल हो गया और इनकी सीजीएस यूनिट अर्ग होती है, आपको याद होनी चाहिए। और एनर्जी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होती है, लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, एनर्जी क्या है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होती है, लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। मान लो कोई व्यक्ति है, उनके पास, अब तुम्हारे पास ये क्षमता है कि तुम 50 केजी का लोड उठा लोगे। तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि 50 केजी का लोड उठा लोगे, इतनी क्षमता रखते हो तुम, तो तुम किसी से ये तो बोल सकते हो कि मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं 50 केजी का लोड उठा लूँ।
सरफेस से 50 केजी का लोड उठा लूँ, या तुम ये भी कहो और तुम्हारे पास और ज़्यादा क्षमता है तो तुम बोलोगे, किसी से ये तो बोल सकते हो कि मेरे पास इतनी क्षमता है ना कि मैं 100 केजी का लोड उठा सकता हूँ। तुम ये बोल सकते हो, खूब चिल्ला चिल्ला कर बोल सकते हो, पूरे गर्व के साथ बोल सकते हो कि मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं 100 केजी का लोड उठा सकता हूँ। लेकिन क्या तुम ये बोलोगे कि मेरे पास ईस्ट डायरेक्शन में क्षमता है कि मैं 100 केजी का लोड उठा सकता हूँ, मेरे पास वेस्ट डायरेक्शन में क्षमता है कि मैं 100 केजी का लोड उठा सकता हूँ? ऐसा बोल सकते हो क्या कि मेरे पास नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसी ऐसी क्षमता है कि मैं 100 केजी का लोड उठा सकता हूँ? ऐसा बोल सकते हो? नहीं। तुम इतना ही तक बोलने के लिए फ्री हो कि मैं 100 केजी का लोड उठा सकता हूँ, इतनी मेरे पास क्षमता है कि मैं 100 केजी का लोड उठा सकता हूँ। और मैंने अभी कहा कि कार्य करने की क्षमता को ही हम बोलते हैं एनर्जी, क्षमता को ही हम बोलते हैं एनर्जी, क्षमता को ही हम बोलते हैं एनर्जी। तो आप जो बोल रहे हो ना कि मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं 100 केजी का लोड उठा सकता हूँ, लेकिन आप ये नहीं बोल पा रहे हो कि मेरे पास ईस्ट डायरेक्शन में इतनी क्षमता है कि मैं 100 केजी का लोड उठा सकता हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में इतनी क्षमता है कि मैं 100 केजी का लोड उठा सकता हूँ। ऐसा नहीं बोलते हो ना, क्योंकि क्षमता मतलब एनर्जी के पास मैग्नीट्यूड होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन इनके पास नहीं होती है, इसीलिए आप ये नहीं बोल पाएंगे इस डायरेक्शन में मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं 100 केजी का लोड उठा लूँ, वेस्ट डायरेक्शन में मेरी इतनी क्षमता है कि मैं 100 केजी का लोड उठा लूँ। ऐसे आप नहीं बोलते हो, सीधे आप बोलते हो कि मैं 100 केजी का लोड उठा सकता हूँ। कोई बंदा है जो आपसे भी स्ट्रांग हो तो कहेगा मैं 150 केजी का लोड उठा सकता हूँ। कोई आपसे वीक हो, कमजोर हो, तो वो कहेगा नहीं भैया मैं तो 50 केजी का ही लोड उठा सकता हूँ। तो ये बढ़ाते जा रहे हो ना, 50 केजी, 100 केजी, 150 केजी, 200 केजी, 20 केजी, 10 केजी, 5 केजी, ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैं आपके पास क्षमता बढ़ते जा रही है कि मैं पहले 50 किलो को उठा रहे थे, फिर 100 केजी को उठाने लगे, फिर और तूने खाया पिया, जिम गया, शक्ति लाई, तूने 150 केजी का उठाने लगा, तो तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगी, ठीक है ना, मतलब तुम्हारी एनर्जी बढ़ने लगी, इसलिए एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगा। ओके, तो एनर्जी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड होती है लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और आपको अच्छे से पता है कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होती है उनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। पता है ना, मैंने वेक्टर चैप्टर में अच्छे से चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों को बताया है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड ओनली बट हैव नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो इस लाइन को भी लिख दीजिए कि एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो एनर्जी कैसा क्वांटिटी है? तो एक स्केलर क्वांटिटी है। आई थिंक आपको एनर्जी का डिफिनीशन अच्छे से समझ में आया होगा, एनर्जी का यूनिट आपको आ गई होगी, और एनर्जी स्केलर है कि वेक्टर है, इनके पास डायरेक्शन होती है कि मैग्नीट्यूड होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको इतनी नोट करना पड़ेगा, उसके बाद हम मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा काइनेटिक एनर्जी, पहले इसको नोट कीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी, देखो किसी भी बॉडी के अंदर उसके मोशन के कारण जो एनर्जी आती है ना, तो उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी मोशन करती है ना, जब कोई बॉडी मोशन करती है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, एक एनर्जी स्टोर होती है उस बॉडी के अंदर जब बॉडी मोशन करती है। तो जब बॉडी मोशन करती है ना, तो उस मोशन के वजह से एक एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो किसी भी बॉडी के अंदर उसके मोशन के कारण जो एनर्जी आती है ना, उसके मोशन के कारण जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो कोई बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है और ये बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, ये बॉडी रेस्ट में है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, सेम बॉडी मोशन कर रही है, क्या कर रही है?
मोशन कर रही है। तो बात करें कंडीशन नंबर 1 की, तो यहाँ पर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो किसी भी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी आती है ना, उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर तो बॉडी रेस्ट में है और काइनेटिक एनर्जी के लिए मोशन होना जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी के लिए मोशन होना जरूरी है। बॉडी के अंदर यदि मोशन होगा तभी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। बॉडी मोशन में होगा तभी उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। यहाँ पर तो बॉडी रेस्ट में है और काइनेटिक एनर्जी के लिए मोशन जरूरी है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए मोशन जरूरी है। जहाँ मोशन है वही काइनेटिक एनर्जी है, जहाँ मोशन नहीं है वहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहाँ पर मोशन है क्या, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी ना। यस, काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो हो जाएगी क्योंकि ये रेस्ट में है। और जहाँ मोशन है वहाँ काइनेटिक एनर्जी है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी स्टोन हो, कोई आप हो, स्वयं आप हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। जहाँ मोशन है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है। यही ऑब्जेक्ट मोशन करने लगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, तो यस, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम से कम जीरो तो नहीं होगी, जीरो तो नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि मोर देन जीरो होगी क्योंकि इसके पास मोशन है। देखेंगे कि भाई कितना होती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी वो देखेंगे। लेकिन इतना तो फिक्स है ना कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि ये बॉडी मोशन में है और जहाँ मोशन होती है वहाँ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जहाँ मोशन होती है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, किसी भी बॉडी के अंदर उसके मोशन के कारण जो एनर्जी आती है ना, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। द एनर्जी stored in a body due to its motion is called काइनेटिक एनर्जी। के ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बाद जब भी काइनेटिक एनर्जी आएगी ना तो उसको हम के ई से ही डिनोट करेंगे। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप के ई को। तो किसी भी बॉडी के अंदर उसके मोशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके ओके ओके। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने अभी कहा के ई से डिनोट करते हैं। तो के ई बराबर हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले तो आप यही जान लीजिए कि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होती है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये कैसे आया हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर यही होगा कि ये कैसे आया। अभी तो तुम इतना ही समझ लो कि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इसको हम डेराइव भी करेंगे, ठीक है, आगे चलकर इसको डेराइव करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पर के क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी है ना, के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, बॉडी का क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और हाफ क्या है पता है ना, हाफ एक नंबर है पता है, ठीक है। एम क्या है, एम एक मास है। और किसका मास है, तो बॉडी का मास है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। वेरी गुड बॉय। एंड भी बता दो, भी बता दो, ये भी क्या है, तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी भी क्या है, बॉडी का वेलोसिटी है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो इतना आप नोट करेंगे। अच्छा, एक लाइन और ले देता हूँ मैं नीचे में। ये बताओ तुम मेरे को कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, बताएंगे। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड ले लीजिए।
चलिए, आपका 10 सेकंड पूरा हो गया। बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या है, बताइए, स्वयं में बताओ ना, अपने आप से बताओ, मैं सुन लूँगा। तो यदि आपने ये बोला होगा कि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन तो पूरा तो बोला था ना, काइनेटिक एनर्जी क्या स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, देखो मुझे याद नहीं है, बट आई एम सॉरी यदि पूरा क्वेश्चन नहीं बोला होगा तो पूरा क्वेश्चन क्या है मेरा, कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, यदि आपका आंसर है कि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो यू आर राइट, आप सही है, करेक्ट है आप, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, क्योंकि एनर्जी इनफैक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। जब एनर्जी ही स्केलर क्वांटिटी हो गई तो जितनी भी एनर्जी आएगी ना, सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी ही होंगे। एक ह्यूमन बीइंग का ऑफ स्प्रिंग ह्यूमन बीइंग ही होगा ना, और एक डॉग का ऑफ स्प्रिंग डॉग ही होगा, एक एनिमल का ऑफ स्प्रिंग एनिमल ही होगा, और ह्यूमन बीइंग का ऑफ स्प्रिंग एनिमल ही होगा। तो एनर्जी ही, सॉरी, एक ह्यूमन बीइंग का ऑफ स्प्रिंग ह्यूमन बीइंग ही होगा, ठीक है, और एनिमल का ऑफ स्प्रिंग एनिमल ही होगा। तो एनर्जी ही, जब हमने पढ़ा था ना इसके पहले एनर्जी, तो एनर्जी ही जब स्केलर क्वांटिटी हो गई तो उसके पास जितनी भी एनर्जी आएगी ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी तुम्हारे आंखों के सामने आएगी, एनर्जी टर्म उसके पास होना चाहिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जो भी तुमसे पूछा जाए, सारे के सारे एनर्जी क्या होंगे, तो स्केलर क्वांटिटी होंगे, क्योंकि एनर्जी ही स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होंगे। कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, सारे के सारे एनर्जी जो भी आएंगे ना तो स्केलर क्वांटिटी होंगे। तो इस बार तो मैं लिख दे रहा हूँ, आगे से आप जो भी एनर्जी आएगा समझ लेना स्केलर क्वांटिटी है। द काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और ये बताने की आवश्यकता है क्या, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मैग्नीट्यूड, काइनेटिक एनर्जी के पास मैग्नीट्यूड तो रहता है, बट इनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। इनके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। और आप में से किसी भी बच्चे को ना, यदि वेक्टर चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आती होगी तो आप प्लीज 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 जाइए, आप मेरा वेक्टर चैप्टर वाला फुल लेक्चर देखिए, आपको वेक्टर चैप्टर पर पूरी कमांड हो जाएगी, गारंटी है मेरी, पूरी कमांड हो जाएगी। आप जाइए, ध्यान से पढ़िए, वो लेक्चर को देखिए, यदि आपको थोड़ी सी भी डाउट हो वेक्टर चैप्टर में, ओके। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी के पास मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो मान लो कोई पार्टिकल है, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट है, क्या कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम, तुमको समझाने के लिए मैं बस बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, हमने मान लिया ऐसा, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ओके। ये है पार्टिकल नंबर 1, ये है पार्टिकल नंबर 2, और ये पार्टिकल नंबर 3। ऐसा हम ज्यूम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन के लिए। और ये ऑब्जेक्ट है, ओके। यदि बात करें हम इस ऑब्जेक्ट की, इस होल ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी की, ये ऑब्जेक्ट 3 पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, हमने ऐसा ज्यूम कर लिया। तो यदि बात करें इस ऑब्जेक्ट की, इस फुल ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी की, तो इन फुल ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना, वो कितना होगा, तो ke1 प्लस ke2 प्लस ke3, सॉरी 3, ke3, इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितनी होगी, ke1 प्लस ke2 प्लस ke3। ke1 क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1, ke2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2, ke3 क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 3। मतलब यदि इस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को हम सम कर देंगे ना, इस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का हम सम कर देंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। यह ऑब्जेक्ट कितने पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, और इस तीनों पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को सम कर देंगे ना हम, तो इस पूरी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से हमने मान लिया कि ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये पूरा ये राउंड वाला क्या है, एक सिस्टम, हमने मान लिया कि एक सिस्टम है,
मान लो ये सिस्टम है, ये सिस्टम में 3 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। यदि बात करें इस ऑब्जेक्ट की सिस्टम, सॉरी यदि इस बात करें इस सिस्टम की, यदि बात करें इस सिस्टम की, तो इस सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगी? तो होगी K1 प्लस K2 प्लस K3। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट 3। यदि इस तीनों ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी को सम कर देंगे ना, तो हमें इस पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकल जाती है। यहाँ पर ये सिस्टम 3 ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी हुई है। हमने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया आपको समझाने के लिए। तो हमने यदि यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी का सम कर दिया ना, तो हमें पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी सिस्टम हो, यदि हम उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को सम कर देते हैं ना, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। The kinetic energy of an object or system is equal to the sum of the kinetic energy of the constituent particles। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ये सिस्टम जितनी भी ऑब्जेक्ट से बनी हुई है, उस ऑब्जेक्ट के, उस सारे ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी को सम कर देंगे तो मुझे पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बस यही बात है। तो इस लाइन को लिख देते हैं। The kinetic energy of an object or kinetic energy of an object or of a system is equal to the काइनेटिक एनर्जी, क्या मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस लाइन को हमने आपको एग्जांपल से समझा दिया है। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है? चलिए नेक्स्ट लाइन समझ लेते हैं क्या है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट में है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी है ना, वो कितना है? हमने मान लिया E1 है। ओके, अब ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 में सेम ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 में ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है। ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? मोशन कर रही है। और हमने मान लिया कि इस यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 में इस ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी है ना, वो कितना है? E2 है। कंडीशन नंबर 1 में कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, और हमने मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी है ना, वो कितनी है? तो E1 है। कंडीशन नंबर 2 में सेम ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, और हमने मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी है ना, वो कितना है? E2 है। आपको बताना है, ऑप्शन 4 है, आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक E1 इज ग्रेटर देन E2, एक E1 इज लेस देन E2, एक E1 इज इक्वल टू E2, सॉरी E1 इज इक्वल टू E2। 3 ऑप्शन है आपके पास। E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज लेस देन E2 एंड E1 इज इक्वल टू E2। क्या होगा बताइए? तो अब बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। बताइए। आप वीडियो को पॉज कर करें 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए सोच भी सकते, आप आंसर कर सकते हैं, उसके बाद ही आगे का क्वेश्चन लिखिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, जब ये बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, इसके पास जो भी एनर्जी है E1 हमने मान लिया, ठीक है ना। और इस बॉडी की बात करें यदि काइनेटिक एनर्जी की ना, तो कितना होगी? 0 होगी। इस बॉडी की बात करें काइनेटिक एनर्जी की, यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 में, तो कितना होगी? 0 हो जाएगी। यही बॉडी जब रेस्ट में था
तो E1 का था, मतलब इस बॉडी के पास एक तो एनर्जी पहले से, इतना तो एनर्जी पहले से E1। जब यही बॉडी रेस्ट में था तो इनके पास कितनी एनर्जी था, E1 था। इतना तो तय है कि इस बॉडी के पास E1 एनर्जी रहेगी ही रहेगी, और यही बॉडी अब मोशन में आ गई, इनके पास एक और एनर्जी जुड़ जाएगी ना, E1 प्लस, E1 प्लस एक और एनर्जी जुड़ जाएगी। कितना, E1 तो पहले से था, E1 तो पहले से था, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। ये बॉडी रेस्ट में था तो इनके पास E1 तो था ही था, लेकिन जैसे ये बॉडी मोशन करने लगे ना तो इनके पास एक और एनर्जी आकर जुट गई। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी ना। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इस E1 में जुटेगी, और हमने मान लिया E1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हमने कितना मान लिया है, E2, E1 प्लस के, कितना हमने मान लिया, E2 मान लिया है। समझ रहे हो ना भाई, रेस्ट में है तो E1 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये बॉडी मोशन करने लगी, तो मोशन करने की वजह से इस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी तो आ ही जाएगी ना। तो E1 में काइनेटिक एनर्जी जुड़ जा रही है, तब जाकर के E2 बना। तो कौन बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा, E2 बड़ा होगा ना, ऑप्शन नंबर 2 है ना, E2 इज ग्रेटर देन E1। ठीक है ना। जैसे ये बॉडी मोशन करने लगी तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, इसलिए E2 E1 से बड़ा होगा। E1 तो रहेगा ही रहेगा, रेस्ट कंडीशन में E1 था जो, तो रहेगा ही रहेगा। अब मोशन करने के कारण इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी आ जा रही है जो E1 में ऐड हो जा रही है, और ये कितना बन जा रहा है, E2 बन जा रहा है, E1 से E2 बन जा रहा है, इसलिए यहाँ पर E2 इज ग्रेटर देन E1। मतलब ये कि कोई भी बॉडी यदि मोशन में है तो वो मोर एनर्जेटिक होता है उसी बॉडी से जब वो बॉडी रेस्ट में रहती है। कोई भी बॉडी जब मोशन में है तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है उसी बॉडी से जब वो रेस्ट में होता है। ठीक है, तो इस लाइन को भी लिख देते हैं हम। द ऑब्जेक्ट इन मोशन, द ऑब्जेक्ट इन मोशन is more energetic, is more energetic. The object in motion is more energetic than the object then the same object, लिखिए the same object, then the same object, then the same object is in rest. ओके, तो ये भी लाइन आप समझ गए। एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है बनस्पत की वही ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होती है। ठीक है ना जी, तो आज का अपना लेक्चर यही तक रहेगा। मैं अगेन से बोल रहा हूँ, तुम फिजिक्स समझने के लिए खाली तैयार हो जाओ, मैं सिर्फ फिजिक्स तुमको समझा देने के लिए गारंटी लेता हूँ। फिजिक्स तुमको समझा देने के लिए गारंटी लेता हूँ विद इन योर सिलेबस। तुम 11th में हो, तुम 12th में हो, तुम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे सिलेबस का पूरी फिजिक्स में समझा देने के गारंटी रखता हूँ यदि तुम समझने के लिए तैयार वर्ष हो जाते हो। ठीक है, ये तो अपने को प्रिपेयर होना है मेंटली कि मुझे फिजिक्स समझना है कि नहीं समझना है, और तुमको तैयार भी होना नहीं आता है ना कि मैं तैयार भी नहीं हो पा रहा हूँ फिजिक्स समझने के लिए, तो मुझे तैयार करने भी आता है। मैं तुमको तैयार करवा भी लूँगा, लेकिन क्या है ना, मैं कैमरे के इस साइड बैठा हुआ हूँ, तुम कैमरे के उस साइड से हो, तो ये तो मेरा बस की बात नहीं है ना कि मैं लेक्चर भेजूँ तो तुम देखो कि कैमरे के उस साइड हो, पता नहीं कहाँ पर हो। ये आपको आकर के बैठना तो पड़ेगा, कैमरे के सामने बैठना तो पड़ेगा ना, कैमरे के उस साइड, इस साइड में है, उस साइड आपको तो बैठना तो पड़ेगा, आपको पूरी लेक्चर देखनी पड़ेगी। आप बस लेक्चर देखते चले जाओ, मैं तुमको तैयार करा लूँगा। तुम जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हो कि नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर इंजीनियर क्या बनना चाहते हो, तुम बनने के लिए सोच लो, मैं तुमको बनवा देने के लिए तैयार कर दूँगा। तुम सोच लो तो सही, मैं बोल तो रहा हूँ, इतना तक बोल रहा हूँ, तुम सोच नहीं पा रहे हो, तुम तैयार नहीं हो पा रहे हो, तो बस मेरा लेक्चर देखते चले जाओ,
लेक्चर देखते चले जाओ, तुमको सोचवा भी लूँगा, तुमको तैयार भी करवा लूँगा, तुमसे लेबर भी करवा लूँगा, लेबर भी करवा लूँगा। बस बने रहना पड़ेगा। जब तक देखेंगे नहीं, मुझे सुनेंगे नहीं, तब तक तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा ना। मुझे सुनते चले जाओ, मुझे देखते चले जाओ, तुमको तैयार भी करवा लूँगा, तुमसे सोचवा भी लूँगा और तुम्हारे सपने साकार भी करवा लूँगा। सब कुछ तुम ही करोगे, बस एक बार तुम तैयार हो जाओ कि मुझे करना है। कौन से कार्य कठिन मोहे जग में, हनुमान जी के लिए एक लाइन आती है ना, कौन सी कार्य कठिन मोहे जग में। उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं था। क्यों? क्यों? असीमित शक्तियाँ था, वो है उनके पास, तो तुम्हारे पास भी है भैया असीमित शक्तियाँ, तुम्हारे पास भी है। बस वो सोच पा रहे थे, तुम नहीं सोच पा रहे हो। तुम भी तैयार हो जाओ, बस प्रिपेयर हो जाओ मेंटली कि मुझे ये चीज़ करनी है, तुम कर डालोगे। हनुमान जी तैयार हो जाते थे कि मुझे ये चीज़ करनी है, बस कर डालते थे। बोले वो तो भगवान है। मैं शुरू में ही बोल दिया था कि किसी से भी शिक्षा ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे अपनी तुलना कर रहा हूँ। कर्म कर्म की रेखा से कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी, है ना, वो कर्म की रेखा को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। यदि आप लेबर करेंगे, परिश्रम करेंगे, आप कर्म करेंगे, तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आज मिले, कल मिले, परसों मिले, मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे तो फल मिलना ही मिलना है। बस तुम मेंटली तैयार हो जाओ, तुम, कोई भी कार्य तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। वो जो चौपाई पढ़ते हो ना हनुमान जी के लिए, दरअसल तुम्हारे लिए सीख है भाई। वो तो भगवान, उनके लिए कुछ भी है, सब वो उनको भी पता है। बस तुम डेली पढ़ के निकल जाते हो, वो लाइन, वो चौपाई उनकी पढ़ के डेली निकल जाते हो। तुमको लगता है हनुमान जी की पूजा करता है, ठीक है, पूजा कीजिए, बहुत अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए, लेकिन उस लाइन से सीखिए भी सही भाई। वो पढ़ के निकल मत जाइए, कौन से कार्य कठिन मोहे जग में। ये आपको बताया जा रहा है, आपको वो बोला जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आपसे वो कह रहे हैं। आप बस यही नहीं समझ पाए। आप पूजा कर करके निकल जा रहे हो, दरअसल तुम बोल रहे हो ना, तुम बोल रहे हो ना, वो तुम्हारी आवाज को अपनी आवाज बना करके तुमसे कह रहे हैं कुछ, कि कोई भी कार्य तुमसे, तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, तुम बस प्रिपेयर हो जाओ मेंटली। और यही लोग नहीं समझ पाते हैं। बस कौन सी कार्य कठिन मोहे जग में, पूजा करते हैं, उनकी चौपाई पढ़ते हैं, उनकी चालीसा पढ़ते हैं, बस निकल जाते हैं। वो हर लाइन, हर आपको कुछ सिखा रही होती है। आप वो चालीसा पढ़ते हो ना, आपको कुछ सिखा रही होती है। सीखने के लिए तैयार हो जाओ, उसको समझो तो सही। पढ़ के निकल जाओगे तो क्या ही होगा? ऐसे तो फिजिक्स भी पढ़ के निकल जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं। बस ऐसे रीडिंग लगा करके निकल जाओ, कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारे लिए कोई काम का है क्या? कोई ये सब्जेक्ट वैसे ही वो चौपाई है, बस रीडिंग लगा कर निकल जाओ, तुम्हारे लिए कोई काम का ही नहीं है। समझो, इसको समझो, इसको समझो, तो तुम्हारे काम आएगी कुछ। ये तुम्हारे काम आएगी कुछ, काइनेटिक एनर्जी, पूरी फिजिक्स, इनको समझो तो तुम्हारे कुछ काम आ सकती है। रीडिंग लगा कर निकल जाओ तो कोई काम नहीं आ सकती है तुमको। वैसी वो चौपाई है, शास्त्र की कोई भी लाइन है ना, उनको रट करके निकल जाने से, हनुमान चालीसा रट कर निकल जाने से कुछ नहीं होने वाला है। उनको समझिए क्या बोल रहे हो, वो आपको शिक्षा दी जा रही है। वो बोल रहे हैं आपको कोई भी कार्य जग में कठिन नहीं है, बस प्रिपेयर हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, प्रिपेयर होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। यदि कुछ अचीव करना है, कुछ अचीव करना है तो प्रिपेयर होना पड़ेगा। और प्रिपेयर होने नहीं आता तो बने रहिए, मैं प्रिपेयर ही भी तुमको करवा लूँगा, तुमको प्रिपेयर भी करवा लूँगा, तुमको मेंटली प्रिपेयर भी करवा लूँगा, तुमको रेडी भी करवा लूँगा, तुमको तैयार भी करवा लूँगा, तुमसे सोचवा भी लूँगा। बस बने रहो, इतनी सी रिक्वेस्ट है, बने रहो, मैं तुमको प्रिपेयर भी करवा लूँगा। और जिस दिन तुम प्रिपेयर होगे ना, सपने तुम्हारे मुट्ठी में, तुम्हारे सपने तुम्हारे मुट्ठी में। ठीक है जी, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।